बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक आसान सा और छोटा सा चैप्टर। देखिएगा, देखो बेसिकली क्या है ये चैप्टर। देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, या ये एक पर्सन है, ठीक है, मिस्टर ए। ये एक पर्सन है मिस्टर ए। ये मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, कुबेर बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा है। इसमें क्या करवा रखा है, मिस्टर ए ने एक अकाउंट खुलवा रखा है अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को करने के लिए। जो मिस्टर ए हैं, इन्होंने इस बैंक में अपना एक अकाउंट खोल रखा है, और मिस्टर ए ने अपने पास एक कैश बुक मेंटेन कर रखी है जिसमें एक बैंक कॉलम है। विथ, आराम से सुनना, मेरी बात को समझना। तो मिस्टर ए जो हैं, उन्होंने इस बैंक में एक अकाउंट ओपन कर रखा है, और एज वेल एज ये अपने पास एक कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं विद बैंक। अब समझिएगा, मिस्टर ए अपने बिजनेस के दौरान बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे, बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे, वो उसकी एंट्री अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अच्छा, यहां जो कैश बुक है ये किसके द्वारा मेंटेन्ड है, ए के द्वारा। मेंटेन्ड बाय ए, ठीक है। और बैंक जो है ना, वो अपने पास एक पासबुक मेंटेन करता है, पासबुक, ठीक है। यानी बैंक के साथ मिस्टर ए जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर बैंक उसकी एंट्री जब डालेगा तो पासबुक में डालता रहेगा, और ए अपने पास जो उसने कैश बुक का बैंक कॉलम मेंटेन कर रखा है वो उसमें एंट्रियां डालेगा। तो अब बात क्या आती है कि मिस्टर ए जब भी बैंक के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो अपनी कैश बुक में लिखेंगे, और बैंक में जैसे ही मिस्टर ए के रेस्पेक्ट में कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ, तो बैंक भी उसमें क्या, उसके लिए पासबुक में एंट्री कर देता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि मिस्टर ए ने जो कैश बुक विथ बैंक कॉलम मेंटेन किया हुआ है, एज वेल एज पासबुक जो कि बैंक में मेंटेन है, मतलब होती तो एक के पास ही है, बट उसमें अकाउंटिंग केवल बैंक कर सकता है, तो इन दोनों के बैलेंस इक्वल होने चाहिए। आप समझ रहे हो, मिस्टर ए ने मान लो एक चेक डिपॉजिट करवाया, तो चेक डिपॉजिट करवाया तो इसके हिसाब से बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, तो बैंक में भी जब वो चेक डिपॉजिट हो गया है तो बैंक का बैलेंस भी बढ़ गया होगा। तो बात यह आती है कि जितने भी ट्रांजैक्शन ए और बैंक के बीच में हुए हैं,
ए ने उन सभी ट्रांजैक्शन को अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखा, एज वेल एज उसका अमाउंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए बैंक की पासबुक में। लेकिन अगर किन्हीं कारणों की वजह से कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों के ये जो बैलेंसेस है ना, ये अलग अलग शो हो जाते हैं, यानी पासबुक का बैलेंस और कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस में कुछ वेरिएशन आ जाता है। अब वैसे तो वेरिएशन आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये वेरिएशन आ गया तो इसके क्या रीजन है, उन रीजंस को ढूंढना और उन रीजंस को ध्यान में रखते हुए इन दोनों बैलेंसेस को रिकंसाइल करना। बस इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट यही है, जिसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी बैंक के द्वारा मेंटेन की गई पासबुक और ए के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा मेंटेन की गई कैश बुक का बैंक कॉलम के जो बैलेंसेस हैं वो मैच होने चाहिए। अगर ये मैच होते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। अगर ये मैच नहीं होते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ता है, उनको मैच करने के लिए एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि अगर मुझे इनके बैलेंसेस में कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं तो उन डिफरेंसेस के रीजंस को देखकर मुझे उसको क्या करना होगा, रिकंसाइल करना होगा। अब बात ये आती है, हाँ जी बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ, एक बार ये एग्जांपल जो आपने बताया है ना, हाँ सर एक बार दोबारा इसको रिपीट अभी कर बिल्कुल दीजिएगा। समझा रहा हूँ, बिल्कुल इसको मैं प्रैक्टिकल डिजिट से लूंगा अभी वापस। देखो चलो मैं आपको वापस, मेरी बात को सुनना बिल्कुल ध्यान से। मिस्टर ए ने क्या किया, ध्यान से सुनना। मिस्टर ए के पास इसके डेटर्स से एक चेक आया, डेटर से मिस्टर ए को क्या मिला, चेक रिसीप्ट। अब उसने क्या किया, इमीडिएटली ये चेक बैंक में डिपॉजिट के लिए भेज दिया। अब जरा सोचना, जब मिस्टर ए को चेक मिला होगा तो मिस्टर ए ने एक एंट्री पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बोलो हाँ के ना? यस सर, यस सर। इमीडिएटली आपने अपने बैंक कॉलम में तो एंट्री कर दी होगी बाय डेटर करके, सॉरी टू डेटर करके। यस सर। आपने एंट्री करी होगी अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो कैश बुक में लिखा टू डेटर और बैंक के कॉलम में अमाउंट चढ़ा दिया होगा। बोलो एग्री यहां तक? लेकिन क्या हुआ कि बैंक के पास अभी तक वो पैसा नहीं आया, यानी आपने डिपॉजिट तो करवा दिया बट अभी तक कलेक्ट नहीं हो पाया वो पैसा। क्यों नहीं हो पाया? बैंक हॉलीडे आ गया, अचानक से बैंक हॉलीडे आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से वो चेक जमा नहीं हुआ। तो मुझे बताओ, यहां तो आप एंट्री कर चुके हो कैश बुक के बैंक कॉलम में तो, लेकिन यहां वो पैसा अभी तक जमा ही नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है इस ट्रांजैक्शन की वजह से दोनों के बैलेंसेस में वेरिएशन आ जाएगा? यस सर, यस सर, आ जाएगा ना? बस मैं यही Yes, चीज sir. की बात कर रहा हूं, मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं जिनमें हमने किसी एक बुक में तो एंट्री कर दी लेकिन दूसरी बुक में एंट्री नहीं हो पाई, और इस रीजन से क्या हुआ, कोई डिफरेंसेस आ गए। दूसरी बात करता हूं, बैंक ने क्या किया, सुनना बहुत ध्यान से। मैंने बैंक को एक ऑर्डर दे रखा है स्टैंडिंग चार्जेस का, स्टैंडिंग चार्जेस। मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं, मैंने अपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि हर महीने की
हर महीने में मेरे कुछ पेमेंट होते हैं जो फिक्स्ड हैं, तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली उनका पेमेंट कर देना। जैसे मेरे गूगल ड्राइव के चार्जेस जाते हैं, मैंने नेटफ्लिक्स का कनेक्शन ले रखा है, मेरे उसके चार्जेस जाते हैं। तो आप समझना, मैंने बैंक को ऑर्डर दे रखा है स्टैंडिंग चार्जेस का कि मेरे ये पेमेंट आप करते जाना, जैसे ही इनकी ड्यू डेट आए पेमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक पेमेंट होता है। तो जैसे ही ड्यू डेट आएगी, मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे बैंक अकाउंट से ये चार्जेस डेबिट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। हाँ सर, वो तो हो जाएंगे। तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। लेकिन अभी तक बैंक से मेरे पास स्टेटमेंट नहीं आया, तो मुझे तो डेट ध्यान ही नहीं है। तो मैंने क्या कैश बुक में एंट्री डाल दी होगी? नहीं। नहीं डाली होगी। तो फिर वही बात आ गई कि बैंक का बैलेंस तो कम हो चुका है, लेकिन चूंकि अभी तक मेरे पास उसका इंटीमेशन नहीं आया, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं की। तो इस वजह से क्या हो गया? इस वजह से वेरिएशन आ गया। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। यस सर। दोनों तरफ से हो सकता है ना सर? क्या चीज? मतलब जो डेविएशन है वो दोनों तरफ से आ सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। कई ऐसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो हमने कैश बुक में तो लिख दिए, बट अभी तक उसको पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। पासबुक में रिकॉर्ड हो गए, कैश बुक में नहीं हुए, गलत अमाउंट से रिकॉर्ड हो गए। कई सारी बातें यहां पर होती हैं। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि बेसिकली रिकंसिलेशन का मतलब होता है कि दोनों के बैलेंसेस में जो वेरिएशन आए हैं, दोनों के बैलेंसेस में जो वेरिएशन आए हैं, उन वेरिएशन के रीजंस को पहचानना और उनको रिकंसाइल करना। और उनको क्या करना? रिकंसाइल करना। बस इसी का नाम है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आपको बैलेंसेस दे दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको कुछ ट्रांजैक्शंस बता दिए जाएंगे, जिन ट्रांजैक्शन की वजह से आपके दोनों बैलेंसेस में वेरिएशन आया है। आपको केवल और केवल उनको रिकंसाइल करके बैलेंस फाइंड आउट करना है। आइएगा, जैसे मैं आपको और बताता हूं। जैसे देखो, अभी लिखेंगे अपन बाद में, पहले अपन प्रैक्टिकली सीधे समझते हैं चैप्टर को। मान लेते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। बैलेंस एज पर कैश बुक मुझे दे रखा है, यानी मेरी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, मुझे उसका बैलेंस दे रखा है 15,000। यानी अकॉर्डिंग टू माई बुक्स मेरे बैंक में 15,000 रुपए होने चाहिए। मैंने कैश बुक में ये एंट्री कर रखी है। अब मुझे क्या बताया गया वो सुनना। पॉइंट नंबर 1, बैंक चार्जेस debited by bank but no intimation received। ₹100। बैंक ने क्या किया? बैंक ने अपने कुछ चार्जेस उसके बनते थे, वो उसने मेरे अकाउंट से डेबिट कर दिए, लेकिन अभी तक मुझे उसकी इंटीमेशन नहीं मिली है। एक और ट्रांजैक्शन लिखो। बैंक क्रेडिटेड some interest
बैंक credited some interest not recorded in cash book. बस मैंने ये 2 ट्रांजैक्शन लिए। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा मीनिंग समझा दिया, डायरेक्ट एग्जांपल से हम बात कर रहे हैं। थ्योरी इसमें ऐसे कुछ नहीं बनती है कि हम इसके बारे में क्या क्या पॉइंट लिखेंगे। तो आइए, अब मेरी बात को सुनोगे बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से। मुझे कुछ बातें ध्यान रखनी है अपनी अकाउंटिंग या रिकंसिलेशन करते समय। पहला पॉइंट ध्यान से सुनोगे, आपको जिस बुक का बैलेंस दे रखा है, आप केवल उसी बैलेंस को कम या ज्यादा कर सकते हो। यानी आपको जितने भी एडजस्टमेंट करने हैं वो उसी बैलेंस में करने हैं जो बैलेंस आपको दिया हुआ है, या जिस बैलेंस से आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, बस इसी को ध्यान रखना है। कैसे? अब मेरी बात को सुनना। मैं एक बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, मुझे बताओ, अगर बैंक में बैंक चार्जेस डेबिट कर दिए तो क्या मेरा बैंक बैलेंस कम आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? यस सर। लेकिन मुझे तो अभी तक इंटीमेशन ही नहीं मिला। तो क्या आपको लगता है कि मेरी कैश बुक में तो ये एंट्री नहीं हुई अभी तक? जी सर। तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ होगा कि नहीं होगा? बताओ। बढ़ा हुआ होगा सर आपको। अब क्या करूं? कम कर दीजिए इसको। हाँ, मेरी बात सुनना, मैं केवल इसी बैलेंस में चेंज कर सकता हूं। आप ये मत बोलना कि बैंक का बैलेंस बढ़ा दो, पासबुक का बैलेंस बढ़ा दो। मैं पासबुक में चेंज ही नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है। वापस देखो, अब आप चाहो तो मेरे इस हाथ को देखकर आप सोचना। मैंने बोला बैंक ने चार्जेस डेबिट किए तो मेरा बैंक बैलेंस नीचे चला गया, कैश बुक अभी भी यहां है। बराबर करने के लिए मुझे इसको नहीं करना चेंज, मुझे इस हाथ को चेंज करना है जो कैश बुक है मेरी। तो बराबर लाने के लिए क्या करूंगा? कैश बुक को भी कम कर दूंगा, तो मैं ऑटोमेटिकली बैंक के बराबर पहुंच गया। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। आइए और सुनना। दूसरा पॉइंट, बैंक ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करते ही मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। यस सर। लेकिन मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन ही नहीं आई, तो कैश बुक का बैलेंस कम है। क्या करूं बराबर करने के लिए? बढ़ा दो उतने से। कैश बुक इंक्रीज कर देंगे सर। ले आओ, कैश बुक को भी बढ़ाकर ऊपर ले आओ, बस मेरे पास आंसर आ जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? एक यस सर, आ गई। चलिए, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी सर। हाँ जी, चलिएगा। अरे जो ट्रांजेक्शन हुए इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको? हाँ, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मैंने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। चलिए, सुनना बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक। $15,000।
अब पहला ट्रांजैक्शन, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है अपना ध्यान से सुनना। बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं लेकिन कोई इंटीमेशन नहीं मिली, तो बताओ मेरा बैंक बैलेंस कम हो चुका है तो मैं कैश बुक को भी कम कर दूंगा। यस सर। लेस करोगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड, बट नॉट रिकॉर्डेड। कितना? सो दूसरा ट्रांजैक्शन अब बताओ। प्लस कर देंगे। क्रेडिटेड द इंटरेस्ट, बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो बैंक बैलेंस बढ़ गया तो मैं इसको भी बढ़ा दूंगा। प्लस कर दो। यस सर, प्लस कर देंगे। कितना? बैलेंस निकाल लो। आ गया, बताओ बैलेंस एज पर पासबुक। 15,350। ये लीजिए, ये मेरा आंसर हो गया। चलें आगे, समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ तो थोड़ा बहुत तो आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर वैसे कहाँ काम आता है सर, जैसे ये जो चैप्टर अपन कर रहे हैं सर, ये किस जगह काम आता है? ये बैंकों की रिकंसिलिएशन में, ये तो हर बिजनेसमैन बनाता है बैंक रिकंसिलिएशन तो। अच्छा। क्योंकि बैलेंसेस में तो डिफरेंस आ ही सकता है आपका। यस सर। चलिए लिखो, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है 20,000। नाउ पहला पॉइंट, चेक इशूड ₹4,000 but not yet presented for payment। एक तो ये ट्रांजैक्शन दिया हुआ है आपको, फिर लिखें बैंक credited ₹500 बैंक credited ₹500
but not recorded in cash book. और एक और लिखो, बैंक चार्जेस डेबिटेड ₹100। पहले आप कैलकुलेट करिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे। $16,400 सर। सर 16,400 आ रहा है। $16,400 सबका यही आ रहा है? यस सर। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अपन। देखो हमने चेक इशू किए, जल्दी से बताओ, अगर मैंने चेक इशू किए होंगे तो क्या मैंने इमीडिएटली मेरा बैलेंस कम हो गया होगा? यस सर। यस सर। कम हो गया होगा, लेकिन अभी तक वो चेक पेमेंट नहीं हुआ, तो क्या बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है या बैंक बैलेंस भी कम हो गया? कम हो जाएगा ना सर, कम ही होगा। तो इसका मतलब हम भी अब क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम कर कम देंगे कर ना। देंगे। तो 20,000 में से हम 4,000 रुपए 4,000। यही किया है सबने? 16। यस सर। हाँ जी। अब देखो तो 4,000 हमने लेस कर दिए। अब ये बोल रहा है बैंक में 500 रुपए क्रेडिट हुए। बताओ अगर बैंक में 500 रुपए क्रेडिट हुए तो बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा? यस सर। बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो अब हम कैश बुक के बैलेंस को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो देखो अगर मैं यहीं बढ़ा पर, देंगे। हाँ यहीं पर अगर मैं लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा, देखो 20,000 का बैलेंस है, इसमें माइनस तो कर दूंगा 4,000, प्लस कर दूंगा 500। बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं, बताओ 100 रुपए, माइनस। तो बैंक बैलेंस सर, तो मैं भी अब क्या कर दूंगा, कम कर ऐड दूंगा। कर देंगे ना सर। क्या 100 रुपए तो सर ऐड होंगे ना? ऐड क्यों होंगे? अच्छा, बैंक प्लस बैलेंस माइनस कम हो हो जाएंगे। चुका है, लेकिन मेरे पास अभी हाँ इंफॉर्मेशन हाँ हाँ नहीं हाँ, आई, तो मैं अब कम कर दूंगा। आ गया सर। हाँ हाँ। अभी क्या हुआ बताओ, आंसर निकालो कितना आया? 16,400। कितना? 16,400 सर 16,400। ये आंसर आ गया। बोलो आया? आया पॉइंट समझ में?
यस सर। सर इस लास्ट वाले पॉइंट में कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी। हाँ कोई नहीं, वो तो अभी देखो अब तो पहला आ गया। दिन है ना, अभी अपन अभी लिखवाऊंगा मैं डेफिनेशन वगैरह भी, लेकिन इसमें से क्या मेनली प्रैक्टिकल आता है, कोई थ्योरी इसमें से ऐसे नहीं बनती, इसलिए मैंने इसको समझाने के लिए आपको पहले सीधे अपन ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, ठीक है। यस सर।